Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study for You. Yes friends, आज हम जानेंगे प्रारूपण के बारे में। देखेंगे प्रारूपण का अर्थ एवं इसकी विशेषताएं, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ड्राफ्टिंग। प्रारूपण जिसे इंग्लिश में हम ड्राफ्टिंग बोलते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको ये टॉपिक में कोई भी डाउट ना हो। तो आइए जानते हैं प्रारूपण का अर्थ और साथ ही साथ इसकी विशेषताएं भी देखते हैं। तो प्रारूपण है क्या? देखिए, जो प्रारूपण है इसे हम आलेखन के नाम से भी जानते हैं। प्रलेखन, मसौदा, प्रारूप या फिर प्रारूपण, ये सभी शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। विभिन्न पुस्तकों में इनके लिए भिन्न भिन्न नामों का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो प्रारूपण जिसे हम आलेखन, प्रलेखन, मसौदा और प्रारूप भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रारूपण का अर्थ अभी हमने देखा कि प्रारूपण को आलेखन, प्रलेखन, प्रारूप और मसौदा के नाम से भी जानते हैं। तो प्रारूपण के अलग अलग कई नाम हैं जिनका अर्थ समान है। ठीक है, तो विद्वान विभिन्न प्रकार के पत्रों के लेखन को ही आलेखन कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि पत्र लिखने के भी कई तरीके हैं, अलग अलग पत्र होते हैं। ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक, व्यावसायिक पत्र और बहुत से पत्र होते हैं। ठीक है, तो ये जो पत्रों के लेखन को ही आलेखन कहते हैं। समानता आलेखन का अभिप्राय उन पत्रों, परिपत्रों, सूचनाओं आदि के आलेख तैयार करने से है। देखिए, आलेख मतलब कि किसी चीज का ढांचा तैयार करना, ठीक है, लिखना या प्रारूप तैयार करना, जिनका उपयोग हम सरकारी दफ्तरों, व्यावसायिक संस्थानों में प्रतिदिन करते हैं। तो आलेख का अर्थ क्या है? जो भी लिखना है उसका हम प्रारूप तैयार करते हैं या उसका हम ढांचा तैयार करते हैं कि कैसे लिखना है, कौन कौन से तरीके हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है हमें कोई भी चीज लिखने के लिए। ठीक है, आलेखन के लिए शब्द तहरीर है जिसका अर्थ है हाथ की लिखावट, लेख पत्र, लिखित दस्तावेज। ओके, प्रारूपण के लिए अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसी ड्राफ्टिंग को हिंदी में आलेखन, प्रालेखन, लेखन प्रारूप और मसौदा लेखन भी कहते हैं। तो मसौदा लेखन जो है ये प्रारूपण ही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पत्र को लिखने की जो प्रकार होते हैं उसी को हम प्रारूपण कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों में हर रोज इसको तैयार किया जाता है। ओके, इधर आलेखन का ही समानार्थी शब्द प्रारूप का आशय होता है किसी प्रस्ताव, योजना, विधेयक आदि का वह प्राथमिक रूप जो शीघ्रता में तैयार कर लिया जाता है, लेकिन जिसमें बाद में कुछ काट छाट या संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। इसे मसौदा या पूर्वगामी, जिसे इंग्लिश में हम प्रीकर्सर के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रारूप से प्रारूपण शब्द बना है। ओके, तो आलेखन का समानार्थी शब्द है प्रारूप। प्रारूप का मतलब है किसी भी प्रस्ताव या कोई योजना या फिर कोई विधेयक, इन सभी का वह प्राथमिक रूप जो पहले से ही तैयार किया जाता है। ठीक है, किसी भी चीज को, जैसे कि हमें कोई योजना बनानी है, कोई प्रस्ताव देना है, तो उसको तैयार करने से पहले हम कुछ योजनाएं तैयार करते हैं। ठीक है, जो प्राथमिक रूप होता है उसी को हम कह सकते हैं प्रारूप। ओके, तो प्रारूप क्या है? एक ढांचा तैयार करना। लेकिन हम ढांचा तो तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसमें जिसकी जरूरत पड़ती है या कोई संशोधन करना होता है, कोई बदलाव करना होता है, कोई कुछ काट छाट करना होता है, तो वो सारी चीजें हम बाद में करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम ढांचा तैयार करते हैं, देन उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसमें आवश्यकता के अनुसार संशोधन भी करते हैं। ठीक है, इसी को हम मसौदा या पूर्वगामी, जिसे इंग्लिश में हम प्रीकर्सर के नाम से भी जानते हैं। तो प्रारूप से प्रारूपण शब्द बना है। ओके, प्रारूपण से तात्पर्य उस पत्र लेखन से है जिसमें आदेश, निर्देश, विज्ञापन अथवा अन्य किसी प्रकार की सामग्री के आधार पर पत्र लेखन की समस्त बातों को पूरा करते हुए लिखा जाता है। कहने का मतलब कि जो पत्र लेखन है, ओके,
प्रारूपण क्या है? प्रारूपण हमारा पत्र लिखने के जो तरीके होते हैं, पत्र लेखन ही प्रारूपण कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमें आदेश मिलता है या कोई निर्देश या कोई विज्ञापन होता है या और कोई प्रकार की सामग्री, उन सब के आधार पर हम पत्र लेखन करते हैं। कहने का मतलब टिप्पणी लेखन के पश्चात और पत्र प्रेषण के पूर्व होने वाले कार्यालयी कार्यवाही को प्रारूपण कहा जाता है। ओके, व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में जो ड्राफ्टिंग की जाती है उसी को हम प्रारूप कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं। प्रारूप प्रालेख जारी करने से पहले पूर्व संबंधित अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो प्रारूप जो ड्राफ्ट होता है उसको तैयार करने से पहले हमें किसी अधिकारी की आवश्यकता पड़ती है, उनके एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कि हाँ भाई हम ये जो प्रारूप तैयार कर रहे हैं इसमें ये सारी चीजें हैं, ये स्वीकृत है या फिर नहीं, इस चीज को अधिकारी स्वीकार करते हैं। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की परिभाषित शब्दावली प्रयोग ने ड्राफ्ट के लिए प्रारूप और ड्राफ्टिंग के लिए प्रारूपण शब्द निर्धारित किया है। ओके, कार्यालयों में प्रारूप लेखन और मसौदा लेखन शब्द ही प्रचलित है। तो जो कार्यालय है, जो ऑफिशियल वर्क है, वहाँ पे जो भी लेखन संबंधी कार्य होते हैं उन्हें हम प्रारूप लेखन या फिर मसौदा लेखन शब्द से जानते हैं। ओके, विजय पाल सिंह के अनुसार इनका कहना है कि आलेखन का अर्थ होता है कि किसी विषय पर उच्च अधिकारी आदेश अथवा उनसे संबंधित पत्रों या उसके सारांश के आधार पर किसी आदेश, सूचना, स्मृति पत्र, प्रस्ताव आदि का प्रारूप तैयार करता है। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रारूप अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्रारूपण, देखिए प्रारूपण सरकारी या निजी संस्थाओं में जो आए हुए पत्रों के उत्तर देने के लिए सरकार की नीति निर्धारण संबंधी सूचनाएं, ज्ञापन, इन सभी के प्रेषण के लिए जो टिप्पणियों की जांच पड़ताल की जाती है कि वो उसमें कितनी सच्चाई है, उनकी टिप्पणियां कितनी उसमें कितनी फैक्ट है, इन सब चीज़ों का जब जांच पड़ताल किया जाता है, कार्यवाही करने के बाद अधिकारियों के आदेश पर कोई अन्य सहायक कर्मचारी प्रालेख को तैयार करता है, इसी को हम प्रारूपण या फिर प्रालेखन या फिर आलेखन कहते हैं। तो आइए अब बारी है प्रारूपण या आलेखन की विशेषताओं की। तो ये कैसे लिखे जाने चाहिए? तो सबसे पहला स्टेप है शुद्धता। बिल्कुल, प्रारूप की शुद्धता बहुत जरूरी है। इसका पहला स्टेप होता है कि अगर आप कोई भी प्रारूप तैयार कर रहे हैं तो उसमें शुद्धता होनी चाहिए। कहने का मतलब कि उसके भाषा और व्याकरण की दृष्टि से एकदम शुद्ध होना चाहिए। पत्र में कुछ तथ्य का उल्लेख हो, उन्हें हर तरह से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। जो भी आप उल्लेख कर रहे हैं उसका अच्छे से जांच पड़ताल कर ले। ठीक है, जरूरत पड़ने पर या फिर कुछ स्रोत होते हैं, अलग से सोर्सेस होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हें भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें सभी डेट का ध्यान रखना है। ठीक है, इन सभी चीज़ों का सही उल्लेख करना है। तो पूरी तरह से प्रारूपण तैयार करते समय हमें शुद्धता का बहुत ध्यान देना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पूर्णता। आलेख को अपने में स्वतः पूर्ण होना चाहिए। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि जो भी आपने आलेख लिखा है उसको समझने में अन्य अनेक पत्रों को पढ़ने पलटने पड़ रहे हैं और टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए। और जो भी हम आलेख तैयार कर रहे हैं उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए या फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से वो पूर्ण होना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट है स्पष्टता। बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्पष्टता। अगर हम कोई प्रारूप तैयार कर रहे हैं लिखित रूप में और उसके शब्द में स्पष्टता ही नहीं है, क्लियरिटी ही नहीं है, तो फिर काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी। ऐसा हो जाएगा कि समझना, लिखा कुछ और है और समझ कुछ और रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आलेख की स्पष्टता से कहने का मतलब है कि वही अर्थ ग्रहण किया जाए जो लेखन का लिखने का तात्पर्य है। ठीक है, दूसरी ओर आलेख तैयार करने वाले का उद्देश्य यही होना चाहिए कि वह अपने आलेख में उन्हीं बातों को लिखे जो संदर्भगत
पत्र, प्रसंग, अधिकारी की मांग हो। ये नहीं कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख रहे हैं। तो हमें पत्र लेखन के समय पूरी तरह से सावधानी रखनी है, ठीक है, और तथ्य घटनाओं को ही इसमें इन्वॉल्व करना है। चौथा पॉइंट है संक्षिप्तता। बिल्कुल संक्षिप्तता मतलब कि पूरा एक्सप्लेनेशन करना, डिटेल में देना, ये सारी चीजें संक्षिप्त में होना चाहिए। ओके। पांचवा पॉइंट है शिष्टता और विनम्रता। आलेख चाहे जैसे भी पत्र का तैयार किया गया हो, लेकिन उसकी भाषा हमेशा शिष्ट और विनम्र होनी चाहिए। आपने जो भी आलेख तैयार किया है उसकी भाषा हमेशा शिष्टता से भरी होनी चाहिए और विनम्रता होनी चाहिए। इससे कोई अंतर तो नहीं आता है कि उच्च सरकारी अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी के लिए लेख का आलेख तैयार करने को कहता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो भी सरकारी अधिकारी लेख तैयार करने को बोलता है उसमें शब्दों का शिष्टता और विनम्रता शब्दों का यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला है उचित रूपरेखा। बिल्कुल उचित रूपरेखा सदैव उसकी अपनी निर्धारित रूपरेखा के तैयार किए जाने चाहिए। जो प्रारूप तैयार कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग नहीं होने चाहिए, बल्कि तथ्य और सरकारी अधिकारी के अनुसार ही तथ्य को तैयार किया जाना चाहिए, जो उसका रूपरेखा है। ऐसा करने से उसमें कुछ छूट जाने की आशंका बहुत कम रहती है, मतलब नहीं रहती है, एकदम नहीं रहती है। फिर अगला पॉइंट है भाषा। अपनी बात पूर्णता और स्पष्ट के साथ कहने के लिए भाषा पूर्ण अधिकार होना जरूरी है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है शैली। प्रारूप लिखने के लिए एक निश्चित और मान्य शैली है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी पत्राचार के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के पत्रों की अलग अलग अपनी शैली अथवा रूप विधान होता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने प्रारूपण पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।